दिल्ली की रातें अक्सर एक अजीब सी खामोशी ओढ़े रहती हैं। एक ऐसी खामोशी जिसके नीचे लाखों कहानियां सांस लेती हैं। कुछ उम्मीद की, कुछ सपनों की और कुछ उन अंधेरी सच्चाइयों की जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। इसी शहर के एक शांत कोने में अपने सरकारी आवास की खिड़की पर खड़ी एएसपी मीरा सिंह बाहर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स को देख रही थी। उसके हाथ में चाय का कप लगभग ठंडा हो चुका था। बाहर से देखने पर वह जितनी शांत और सौम्य लगती थी, अंदर से उसका मन उतना ही दृढ़ और इरादे फौलादी थे। अपराधियों के हलकों में उसके नाम की एक अलग ही दहशत थी, क्योंकि मीरा न्याय के रास्ते में किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं करती थी। वह एक छोटे से गांव की मिट्टी से उठकर आई थी, आंखों में एक बेहतर दुनिया का सपना लिए, और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके जीवन में एक ऐसा तूफान लाने वाली थी जो उसके सिद्धांतों और उसकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। अगले दिन की सुबह उसके ऑफिस में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा में कुछ अनकहा तैर रहा हो। मीरा अपनी फाइलों में उलझी हुई थी, तभी दरवाजे पर एक झिझकती हुई दस्तक हुई। सामने हवलदार दिनेश खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और आंखों में एक ऐसी घबराहट जिसे छिपाने की वह नाकाम कोशिश कर रहा था। दिनेश महिला तिहाड़ जेल में रसोइये का काम करता था, एक ऐसा इंसान जो आमतौर पर किसी के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। मीरा ने उसे बैठने का इशारा किया। उसकी अनुभवी आंखों ने एक पल में ही दिनेश की बेचैनी को भांप लिया था। सब ठीक है दिनेश? मीरा ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए पूछा। दिनेश ने कांपते हुए हाथों से मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास से पानी छलक गया। उसने गहरी सांस ली और फटी फटी आवाज में बोला, मैडम, जेल में कुछ भी ठीक नहीं है। मीरा ने अपनी कलम नीचे रख दी। उसका पूरा ध्यान अब दिनेश पर था। खुलकर बोलो दिनेश, क्या कहना चाहते हो? क्या सही नहीं है? दिनेश की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और डर था। मैडम, तिहाड़ जेल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। वहां उनका शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। यह सुनते ही मीरा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। दिनेश, तुम्हें होश तो है? तुम क्या कह रहे हो? यह बहुत बड़ा आरोप है। दिनेश ने लगभग रोते हुए कहा। हाँ मैडम, मुझे सब पता है। मैं जो कह रहा हूं वो अक्षरशः सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मीरा ने अपनी कुर्सी से उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है वो? कौन कर रहा है ये सब? दिनेश ने नजरें झुका लीं, जैसे उसे यह बताते हुए भी शर्म आ रही हो। मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में वर्दी पहनकर रक्षा की कसम खाते हैं, रात में वही वर्दी उनकी हैवानियत का चोला बन जाती है। वो लोग रात में महिला कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। मीरा का खून खौल उठा। उसके नथुने गुस्से से फड़कने लगे। तुम्हारे पास कोई सबूत है दिनेश? उसने पूछा। हालांकि उसे दिनेश की आंखों की सच्चाई पर कोई शक नहीं था। दिनेश ने लाचारी से सिर हिलाया। नहीं मैडम, मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूं। अगर मैं कुछ बोलता तो शायद वो लोग मुझे ही मार डालते। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठा सकूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे पता है आप ही कुछ कर सकती हैं। मीरा वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने दिनेश से पूछा, लेकिन मैं पिछले हफ्ते ही तो जेल के दौरे पर गई थी। किसी महिला ने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? दिनेश ने एक ठंडी आह भरी। मैडम, उन सबको डरा धमका कर रखा गया है। उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने मुंह खोला तो उसके साथ इतना बुरा सुलूक किया जाएगा कि वो जीने लायक नहीं बचेगी। डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता मैडम। मीरा ने कुछ देर सोचा और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ दिनेश की ओर देखा। दिनेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और उन महिलाओं को न्याय दिलाकर रहूंगी। अब तुम जाओ और ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बस मुझे हर खबर देते रहना। दिनेश के जाने के बाद मीरा देर तक अकेली अपने केबिन में बैठी रही। उसके मन में विचारों का एक बवंडर चल रहा था। क्यों हमेशा महिलाओं को ही जुल्म सहना पड़ता है? क्यों समाज हमेशा पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा करता है? वह उन महिलाओं का दर्द महसूस कर सकती थी, उस घुटन को समझ सकती थी जिससे वे हर रात गुजरती होंगी। उसने फैसला कर लिया था कि इस अन्याय का पर्दाफाश वह खुद करेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उसी शाम मीरा ने जेल का औचक निरीक्षण किया, लेकिन सब कुछ बाहर से सामान्य लग रहा था।
कैदी महिलाएं सहमी हुई थीं। उनकी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन होंठ सिले हुए थे। मीरा समझ गई थी कि ये लोग डर के उस पिंजरे से ऐसे बाहर नहीं आएंगी। उसे इस घिनौने खेल के केंद्र तक पहुंचना था और इसके लिए उसे खुद एक खिलाड़ी बनना पड़ेगा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें उसकी जान को भी खतरा था। उसने फैसला किया कि वह खुद एक कैदी बनकर उस जेल की अंधेरी दुनिया में दाखिल होगी। 18 मार्च गुरुवार की रात, जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तिहाड़ जेल के अंदर एक अलग ही दुनिया जाग रही थी। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर ऊँघ रहे थे और कुछ अपनी हवस की आग बुझाने के लिए महिला बैरकों की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक साधारण कैदी के भेष में अपना नाम कविता बताकर मीरा सिंह उस जेल के लोहे के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। उसने अपने कॉलर में एक बहुत छोटा, लगभग अदृश्य कैमरा और एक माइक्रोफोन छिपा रखा था। उसे नहीं पता था कि वह इस दरवाजे से जिंदा बाहर आ भी पाएगी या नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह सीधे उस बैरक की ओर बढ़ी जहां महिला कैदियों को रखा गया था। वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पुलिस वाले महिला कैदियों से नाचने को कह रहे थे, कुछ उनसे अपने पैर दबवा रहे थे और कुछ तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे थे। मीरा का खून खौल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर और घबराहट का भाव बनाए रखा। तभी एक हवलदार की नजर उस पर पड़ी। वह लंगड़ाता हुआ उसके पास आया और अपनी गंदी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, ए, तू कौन है? तुझे तो यहां पहले कभी नहीं देखा। मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मैं आज सुबह ही आई हूं। मेरा नाम कविता है। हवलदार ने घृणा से थूका। क्या जुर्म किया है? मीरा ने नजरें झुकाकर कहा, साहब, मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा है। मैंने कुछ नहीं किया। पास में खड़े 2-3 सिपाही हंसने लगे। सब यही कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। चल, बहुत बकवास हो गई। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, आकर दबा दे। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन आवाज में लाचारी बनाए रखते हुए कहा, साहब, मैं यहां अपनी सजा काटने आई हूं। मैं आपके पैर क्यों दबाऊं? यह सुनते ही पास खड़ा एक दरोगा गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। जबान लड़ाती है? चुपचाप जैसा साहब कह रहे हैं वैसा कर, वरना तुझे ऐसे तहखाने में डालूंगा कि बाहर आने लायक नहीं बचेगी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। यह उसके अभिनय का हिस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह उसके अंदर के गुस्से और लाचारी का प्रतिबिंब भी था। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला कैदी ने उसके पास आकर फुसफुसाया, बेटी, जो ये कह रहे हैं कर दे। इनसे उलझकर कोई फायदा नहीं, ये लोग बहुत जलील करेंगे। मीरा ने उस महिला की आंखों में देखा, जिनमें डर और बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मां, हम इनसे क्यों डरें? इन्होंने हमें डराकर ही तो अपनी सल्तनत बना रखी है। इतने में उस दरोगा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। बहुत हिम्मत आ रही है ना तुझे? चल, मैं तेरी सारी हिम्मत निकालता हूं। वह उसे घसीटते हुए एक अंधेरे, अलग थलग पड़े केबिन की ओर ले जाने लगा। उसके साथ एक और दरोगा भी था। मीरा जानती थी कि यह खतरनाक है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि सबूत इकट्ठा करने का यही एकमात्र रास्ता है। उस छोटे से सीलन भरे केबिन में सिर्फ वो 2 दरोगा और मीरा थे। एक का नाम समीर था और दूसरे का प्रकाश। दोनों ही नए भर्ती हुए थे। उनकी आंखों में वह क्रूरता नहीं थी जो बाकी पुलिस वालों में थी, बल्कि एक मजबूरी और सिस्टम के आगे घुटने टेक देने की लाचारी थी। समीर ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, क्यों इतनी गर्मी दिखा रही थी बाहर? जानती नहीं हम कौन हैं? प्रकाश ने जोड़ा, आजकल की लड़कियों को लगता है वो कुछ भी कर सकती हैं। ये नहीं जानती कि हम पुलिस वाले अगर दोस्त बन सकते हैं तो बहुत बुरे दुश्मन भी बन सकते हैं। मीरा ने एक गहरी सांस ली। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी आवाज से डर का नकाब उतार फेंका और एक ठंडी, अधिकारपूर्ण आवाज में बोली, तुम दोनों मुझे जानते हो मैं कौन हूं? दोनों एक पल के लिए चौंके, फिर हंसने लगे। अरे वाह, तू हमें बताएगी तू कौन है? अभी साहब आएंगे ना तो तेरी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। मीरा ने अपनी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं दिल्ली के इस जिले की एएसपी हूं और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि यह बात मैं तुम्हें अकेले में बता रही हूं। अगर जिंदा रहना चाहते हो और अपनी नौकरी बचानी है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दोनों दरोगा ठहाका मारकर हंस पड़े।
तू एएसपी है तो हम भी प्रधानमंत्री हैं। चल चल ड्रामा मत कर। मीरा को गुस्सा आ गया। उसने अपनी आवाज में इतना रोब भरा कि दोनों की हंसी एक पल में गायब हो गई। भूल रहे हो कि किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। अगर मैंने चाहा तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी इसी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। उसकी आवाज और आत्मविश्वास में कुछ ऐसा था कि दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने इसी मौके पर अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर उनके मुंह पर फेंका। कार्ड पर अपनी तस्वीर और पद देखकर दोनों के होश उड़ गए। वे खड़े खड़े थर थर कांपने लगे और एक पल की भी देरी किए बिना मीरा के पैरों में गिर पड़े। मैडम, मैडम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं। मीरा ने उन्हें उठाया। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूं, अगर तुम इस गंदगी को साफ करने में मेरी मदद करोगे। दोनों ने तुरंत हामी भर दी। हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। मीरा ने उनसे जेल में हो रही हर घिनौनी हरकत के बारे में पूछा और उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जो दिनेश ने बताया था। अब मीरा को पूरा यकीन हो गया था कि वह सही रास्ते पर है। उसने अपनी जेब से एक और छोटा कैमरा और बात माइक निकाला और उन्हें देते हुए कहा, मेरे पास तो सबूत रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन तुम दोनों को भी यह काम करना होगा। बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसे इस कैमरे में कैद करो और मुझे ला कर दो। दोनों बहुत डर रहे थे, लेकिन मीरा ने उन्हें हिम्मत दी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं कि तुम दोनों की पोस्टिंग पिछले महीने ही हुई है। तुम लोग सिस्टम का शिकार बने हो। यह तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का एक मौका है। फिर कुछ सोचकर मीरा ने एक और खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। तुम लोग मुझे अपने साहब जेलर विक्रम राठौर के पास ले चलो। दोनों घबरा गए। नहीं मैडम, वहां जाना बहुत खतरनाक है। वो बहुत कमीना आदमी है, वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मीरा ने दृढ़ता से कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मुझे वहां ले चलो और याद रखना, उसके सामने मुझसे वैसे ही बात करना जैसे पहले कर रहे थे, ताकि उसे कोई शक न हो। दोनों दरोगा कांपते हुए मन से तैयार हो गए। वे मीरा को जेल के उस हिस्से में ले गए जहां आम कैदियों का जाना मना था, जेलर विक्रम राठौर का आलीशान कमरा। वह कमरा किसी जेलर का ऑफिस कम और किसी अय्याश राजा का महल ज्यादा लग रहा था। महंगी शराब की बोतलें, आरामदायक सोफा और दीवारों पर अजीब तस्वीरें। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। समीर ने घबराते हुए कहा, साहब यह नई आई है, बहुत जबान चला रही थी। हमने कहा पैर दबा दे तो मना कर दिया। विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठे बिना अपनी भूखी नजरों से मीरा को देखा। आओ नई रानी, नाम क्या बताया? कविता, अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक वहशीपन था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। मीरा ने नजरें झुका लीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नसें तन चुकी थीं। उसका छिपा हुआ कैमरा हर एक पल को कैद कर रहा था। विक्रम ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की, लेकिन मीरा एक झटके से पीछे हट गई। डरती हो? उसने हंसते हुए पूछा। जी, मीरा ने कांपती हुई आवाज में कहा। विक्रम जोर से हंसा। अभी तो शुरुआत है, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। फिर उसने समीर और प्रकाश को वहां से जाने का इशारा किया। तुम दोनों जाओ, अब इसका हिसाब मैं खुद करूंगा। दोनों दरोगा मीरा के कहे अनुसार चुपचाप वहां से निकल गए और बाहर चल रही महफिल में जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। कमरे में अब सिर्फ विक्रम और मीरा थे। विक्रम ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मीरा का दिल में जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग किसी शिकारी की तरह सतर्क था। वह विक्रम को अपनी बातों में उलझाने लगी, उसे उकसाने लगी कि वह अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर ले। अरे रानी, डरती क्यों हो? यहां तो मैंने बड़ी बड़ी शरीफों की शराफत उतार दी है, तुम क्या चीज हो? विक्रम ने नशे में धुत होकर कहना शुरू किया। वह अपनी हर करतूत को ऐसे बता रहा था जैसे कोई बहादुरी का किस्सा सुना रहा हो, और यह सब कुछ मीरा के कैमरे में कैद हो रहा था। मीरा को जब लगा कि उसके पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो गए हैं, तो उसने वहां से निकलने का बहाना सोचा। उसने डरते डरते कहा, साहब आज मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कल आपके पास अपनी मर्जी से आ जाऊंगी, पक्का? विक्रम उसकी बात सुनकर हंसने लगा। ठीक है, आज तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन कल खुद आ जाना। मीरा ने सिर हिलाया और लगभग भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर समीर और प्रकाश ने भी बाकी पुलिस वालों की सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली थीं। उन्होंने वो कैमरा मीरा को दिया और मीरा उसी वक्त रात के अंधेरे में जेल से बाहर निकल गई,
अपने साथ उन दरिंदों के पापों का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। मीरा ने सारे सबूत अपने आला अधिकारियों के सामने रखे। वीडियो देखकर बड़े बड़े अफसरों के चेहरे शर्म और गुस्से से लाल हो गए। बिना एक पल की देरी किए मीरा के नेतृत्व में एक बड़ी टीम ने तिहाड़ जेल पर छापा मारा। जेलर विक्रम राठौर और उसके सभी साथी पुलिस वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। जब उन्हें हथकड़ियां पहनाई जा रही थीं, तो उनके चेहरों पर घमंड की जगह खौफ था। उन्हें नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया और उन पर इतने मुकदमे लादे गए कि उनकी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरनी थी। पूरे पुलिस फोर्स में मीरा सिंह की बहादुरी की मिसालें दी जाने लगीं। जब वह जेल में महिला कैदियों से मिलने गई तो उन सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि शुक्रिया और सम्मान के थे। वे सब उसके हाथ जोड़कर कह रही थी, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस नर्क से बचाया है। हम तो हर दिन घुट घुट कर जी रहे थे। उन महिलाओं की आंखों में आज सालों बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। एक सुकून था कि न्याय अभी जिंदा है। मीरा ने उन सबको गले लगाया। उसकी अपनी आंखों में भी नमी थी। यह सिर्फ एक केस की जीत नहीं थी, यह इंसानियत की जीत थी। यह उस विश्वास की जीत थी जो एक वर्दी पर किया जाता है। उस दिन दिल्ली की सुबह कुछ ज्यादा ही रोशन लग रही थी, क्योंकि किसी ने अपनी जान पर खेलकर अंधेरे को हराया था और सूरज एक बार फिर पूरी ताकत से चमका था।